संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं हमारा 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। उसका नाम है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, हम एक यानी वन वेरिएबल में हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में याद दिला दूं, लीनियर इक्वेशन किस तरह होता था? जनरल फॉर्म ax + b और इक्वल टू होता था 0। जहां पे आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते थे आपको मिलता था ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। यहां पर क्या हो गया, वो जो वन वेरिएबल था अब वो बन गया है टू वेरिएबल। अब क्योंकि वन वेरिएबल था तो वन इक्वेशन थी, अब आ गया है टू वेरिएबल तो अब आ जाएगी टू इक्वेशन। और इसमें ऐसा ही होता है, जिस तरह से वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं उस तरह से नंबर ऑफ इक्वेशंस भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास हर बार क्या होंगे, हर बार आपको सब में दो इक्वेशन दिए जाएंगे। कितने इक्वेशन देंगे? दो इक्वेशन। ठीक है, तो आपको उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये दो इक्वेशन कैसे होते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे जनरलाइज फॉर्म से, यानी नॉर्मली वो इक्वेशन कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, यहां पर हमने उसे जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है a1x + b1y + c1 = 0 and second one a2x + b2y + c2 = 0। यहां पर ध्यान देना, ये जो आपका a1 b1 और c1 है, ये जो c1 c2 ये आपके कांस्टेंट हैं। a1 b1 a2 b2 ये आपके कोएफिशिएंट हैं। जो a1 a2 है वो x के कोएफिशिएंट है, जो b1 b2 है वो y के कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट याद रखना है। और यहाँ पर x और y ये हमारे दो वेरिएबल है। इसी के साथ एक कंडीशन है यहाँ पे कि आपके अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ a का x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, उनका एडिशन कभी भी जीरो नहीं होता है। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन की भी लिख सकते हैं a2² + b2² आल्सो नॉन जीरो, इनका आंसर कभी जीरो नहीं आता है। ठीक है, तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह से, वो हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा वो इस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, अब क्योंकि जब हम जान चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किस तरह की होती है, तो अब हमें उसके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप आता है ये कि जब दो लाइन हो, यहाँ आपको क्या दी गई है, दो इक्वेशन दी गई है, तो यानी आपको क्या दिया गया, दो स्ट्रेट लाइन दी गई है। तो वो दो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली जब वो दो स्ट्रेट लाइन होगी तो उनके अंदर क्या पॉसिबिलिटी होगी, ऐसा तो क्या हो सकता है जो दो लाइन से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर थ्री पॉसिबिलिटीज हैं लाइंस की, जिसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी है वो है फर्स्ट, जिसे आप देख सकते हो ये है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड पॉसिबिलिटी है पैरेलल लाइंस, और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि वो लाइंस क्या हैं, ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर यहां पर देखिए मैंने दो लाइन ली है, लाइन L1 और L2। L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट जिसका नाम दिया है पॉइंट P। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है वो क्या है, इट इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। तो यहां पर हमें जब आपको सम दिया जाता है यानी कि दो लाइंस दी जाती हैं, तो आप उसे कैसे समझाएंगे कि आपकी जो दो लाइन है कि वो इंटरसेक्ट हो रही हैं या एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर वो दोनों एग्जैक्टली सेम यानी कि ओवरलैप टू ईच अदर है। तो इन्हें समझाने के लिए हमारे पास मेथड है, कैसे है वो देखते हैं। अगर आपके जो कोएफिशिएंट है इक्वेशन में, अगर a1/a2 मतलब कि जो x के जो कोएफिशिएंट है उनका अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं, यानी कि a1/a2, अगर उसका आंसर y के कोएफिशिएंट यानी कि b1/b2 के नॉट इक्वल आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि यस ये दोनों नॉट इक्वल हैं, यानी कि दोनों की दोनों जो गिवन लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको जब भी सम दिया जाता है आपको हमेशा सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो दो लाइन आपको दी गई है वो एक्चुअली है क्या, वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं या फिर ओवरलैप टू ईच अदर। और इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है यानी कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसके लिए जो कंडीशन दी गई है, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन एंड ओनली देन वी विल सॉल्व द सम। क्योंकि अगर हमें फाइंड करना है कि इन दोनों लाइन में
कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हम तभी फाइंड कर सकते हैं अगर वो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, तो यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो हम लोग उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक मतलब एक, क्योंकि यहां पर क्या होता है, दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ये क्या बन जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बन जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। Sometime in exam also this kind of things are coming कि आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा नेचर, तो आप नेचर क्या बताएंगे कि when the condition 1 is satisfied, मतलब अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, अगर ऐसा होता है तो नेचर क्या हुआ, सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड पॉसिबिलिटी पे। सेकंड है जब दो लाइन क्या है एक दूसरे को पैरेलल करती है, तो यहां मैंने लाइन ली है L1 L2, दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल है दैट मींस व्हाट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो हमको मालूम कैसे पड़ेगा, तो उसके लिए हमारी सेकंड कंडीशन है, यानी कि अगर आपको a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 मिलता है, बट उन दोनों का जो आंसर है सेम, वो आंसर c1 upon c2 के इक्वल नहीं मिलता है। याद रखिएगा, इन दोनों का आंसर सेम होता है लेकिन c1 upon c2 से इनका आंसर सेम नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो क्या आएगा, यू विल गेट पैरेलल लाइंस, और उसमें आप क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे आप, नो सॉल्यूशन। और जिस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है उस वक्त हम, जैसे यहाँ पे क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, तो हमने क्या बोला था उसका नेचर, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन होगी पैरेलल लाइंस की, तो हमारा यहाँ पे नेचर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन उसका हम आंसर लिखते हैं, और वो आंसर क्या होता है, ये इस सिंबल को बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। कुछ बुक्स में एक्चुअली FAI लिखा होता है, कुछ बुक में PHI लिखा होता है, मैंने दोनों लिख दिए हैं, उसे बोलेंगे फाई। क्या बोलेंगे, फाई। तो जब आपको इस तरह की सिचुएशन सेटिस्फाई होती है, मतलब आपको अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन सेट इज फाई। क्या लिखेंगे, फाई। और उस वक्त हम लोग सम को सॉल्व नहीं करेंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड कंडीशन पे। थर्ड नंबर पॉसिबिलिटी, उसमें क्या आता है वो देखते हैं। अगर जो दो गिवन लाइन आपको दी गई है, अगर उसमें a1 upon a2 का आंसर b1 upon b2 के इक्वल हो, और साथ ही साथ c1 upon c2 का आंसर भी बिल्कुल सेम करता है, इस कंडीशन में क्या बोला जाएगा कि वो दोनों के दोनों लाइन कुछ और नहीं, दोनों सेम है, यानी कि क्या है, ओवरलैप टू ईच अदर। यानी देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट यहाँ अंदर बताया L1 और बाहर की तरफ लिखा है मैंने L2, यानी वो क्या है, ओवरलैप टू ईच अदर। क्या है, ओवरलैप टू ईच अदर। तो इसलिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका फाइनल आंसर लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स। क्या लिखा जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स। क्योंकि देखिए ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती थी एक बार, लेकिन यहां कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स। कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स। सो दिस वे आपको ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि आप सम को सॉल्व सिर्फ और सिर्फ इन द केस ऑफ फर्स्ट कंडीशन वहीं पे सिर्फ सॉल्व करते हैं, बाकी दोनों कंडीशन में आप डायरेक्ट उसका आंसर लिखते हैं। इस कंडीशन में आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज 5, और इसमें लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स। आप सम सिर्फ तभी सॉल्व करेंगे जब आपको ये सेटिस्फाई होता है, यानी कि अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 आता है, then and only then you will solve the sum, otherwise you will have options। तो अगर ऐसा इसमें से कुछ होता है तो आपको सिर्फ ये लिखना है जो मैंने यहाँ बॉक्स में लिखा है। ठीक है, ओके, तो आप समझे यहाँ पे। देखिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे इन सब के लिए कुछ एग्जांपल बता दूं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, थर्ड नंबर से। ये क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2 सभी का आंसर सेम आ रहा है। तो आप ये इस चीज को मैं आपको दो इक्वेशन लिखता हूँ, आप उससे काफी इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ हम लोग इक्वेशन दो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट लिखा मैंने x plus y is equal to 7। मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x plus y equal to 7। और मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं जो है 2x plus 2y is equal to 14। क्या लिखा मैंने, 2x plus 2y equal to 14। अब जरा ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशन में जब आप लिखेंगे यहाँ पर, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर विद द जनरलाइज्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं आपका a1 क्या है, 1, a2 क्या है, 2, b1 is 1, b2 is 2, c1 is इसको इस तरफ ले जाएंगे जब जनरलाइज्ड फॉर्म में, यहां से इस तरफ
तो ये 7 हो जाएगा आपका -7 और ये हो जाएगा -14। जब आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इट मींस व्हाट, इस तरह के सम में आपका आंसर क्या लिखा जाएगा, इनफिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट्स। ओके, तो हमें क्या करना है, हर बार जो भी इक्वेशन यानी सम आपको दिया जाता है दोनों, उनको पहले चेक करना है कि वो आउट ऑफ दिस थ्री यानी तीनों में से किसको सेटिस्फाई करती है। जैसे अगर आप ये सम है तो क्या होगा, इसमें जब आपने रेशियो चेक किया a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये चेक किया तो आपको क्या मिला, तीनों का आंसर बिल्कुल सेम आया, 1/2 1/2 1/2, राइट। इसलिए ये तीनों सेम हुए तो आंसर क्या आएगा, इनफिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट्स एंड दैट्स इट। फिर आपने आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है ये है दैट इज फॉर पैरेलल लाइंस। यहां पर आपको क्या लिखा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि लिखा है x + 2y = 3 और दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 13, ठीक है। अब इस तरह की इक्वेशन में क्या होगा वो देखते हैं ध्यान से, ठीक है। अब इसको वापस हम कंपेयर करेंगे विद द जनरलाइज्ड फॉर्म, तो आपको क्या मिलेगा भाई, a1 है आपका 1, a2 है 1, b1 is 2, b2 is also 2, c1 is -3 इस तरफ ले लेंगे तब, और c2 is -13। तो आपका ये क्या आंसर आएगा, 1/1 मतलब 1, 2/2 मतलब 1, यानी a1/a2 एंड b1/b2 का आंसर सेम आया, बट ये हो जाएगा -3/-13, जो क्या बन जाएगा 3/13, दैट मींस नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में आपको क्या आंसर लिखना है, सॉल्यूशन सेट इज 5। क्या लिखना है, सॉल्यूशन सेट इज 5, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ ये आइडिया होना चाहिए कि आप जैसे कोई भी सम मिलता है तुरंत आपको क्या करना है, जनरलाइज्ड फॉर्म से कंपेयर करते हुए a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 फाइंड करके उसे इसमें रख देना है और देखना है कि कौन सेटिस्फाई होता है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर में ये आएगा जिसका आंसर है ये इनफिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट्स। सेकंड नंबर में आपका आंसर आएगा सॉल्यूशन सेटिस्फाई। और अब हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर के लिए मैं एग्जांपल आपको यहीं लिख देता हूं, यहां नीचे। इसका फर्स्ट नंबर का जो एग्जांपल है वो होगा वो x + y = 14 एंड x - y = 4। तो अब देखिए इस सम में आपके पास a1 1 है, a2 1 है, और a1 1, b1 1 एंड c1 is -14 and a2 is 1, b2 is -1 and c2 is -4। अब अगर आप a1/a2 करेंगे और b1/b2 तो आंसर दोनों सेम नहीं आएंगे, यानी कि क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी और इसीलिए आपको क्या मिलेगा, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी जिसकी वजह से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि आप क्या करेंगे, नाउ यू आर अलाउड टू सॉल्व द सम। आप क्या कर सकते हैं, इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सम को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के मेथड होने चाहिए, तो वो देखते हैं। आइए इस तरफ, यहां पर हमें मेथड दो टाइप से दिए गए हैं, एक है एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड वेरी ऑब्वियस, बिल्कुल ग्राफ से बनाना है, जिसके लिए हमको ऑब्जर्वेशन टेबल की जरूरत पड़ती है और हम लोग उसकी हेल्प से क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ग्राफिकल मेथड। लेकिन जब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड में, तो एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास टोटल 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड में इनके आपको हमेशा बताया जाएगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस सम को फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सब कुछ लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आए हैं फर्स्ट मेथड की तरफ। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से आपको क्लियर हो होगा, सब्स्टिट्यूट यानी कि हमें क्या करना है, कोई एक वैल्यू को दूसरी जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि नाम है, मेथड बिल्कुल वैसा है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद वन सम। सबसे पहला सम मैंने लिखा है x + y = 14 एंड सेकंड वन इज x - y = 14, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दी गई है, सबसे पहले उन्हें नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो मैंने इसको नाम दे दिया है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें करना है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन के मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सिलेक्शन, आपने कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट किया है, ठीक है।
इज ऑलवेज बेटर कि आप ये देखें कि कौन से इक्वेशन में माइनस साइन है, क्योंकि माइनस साइन क्या होता है, जब इक्वल टू की इस तरफ माइनस है वहां जाके प्लस हो जाता है, और तो इससे क्या होता है हमारा कैलकुलेशन जो है ना काफी इजी रहता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको दो वैल्यू दी गई है, ये है आपका x माइनस वाई, वो है x प्लस वाई, तो मैं आपको हमेशा यही आइडिया दूंगा कि जितना हो सके ऐसी वैल्यू रखिए जो आपको कैलकुलेशन में काफी इजी रहे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, x इज इक्वल टू वाई, इसको मैं यहां से वहां ले जाऊंगा तो आपको क्या बनेगा इसमें, x इज इक्वल टू 14 प्लस वाई, मैंने क्या किया माइनस वाई को यहां से वहां ले गया तो वो हो गया प्लस, तो बन गया x इक्वल टू 14 प्लस वाई। इसे भी नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 3 इन द इक्वेशन नंबर 1। एक बात अच्छे से याद रखिए, जिसमें से आप इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं, दैट मींस आप अगर इक्वेशन 1 में से थर्ड बनाते हैं या फिर सेकंड में से थर्ड बनाते हैं, जिसमें से इक्वेशन 3 बनेगा हम उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, उसके जो अलावा रेस्ट जो बचती है वो वैल्यू यानी वही इक्वेशन में हम लोग इस सब्स्टिट्यूट को रखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने बनाया इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 3, तो हम कहां रखेंगे वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 1 वी गेट, तो हम क्या कर रहे हैं इसकी वैल्यू हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं, तो क्या आएगा, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 14। इन प्लेस ऑफ x विल राइट 14 प्लस वाई, सो 14 प्लस वाई, और ऑलरेडी देखिए y तो था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू है हमारे पास, आई थिंक दिस विल बी 4, इट्स बाय मिस्टेक, दैट शुड बी 4 नॉट दी 14, so it should be y plus 4, that's why in the substitution in place of x we'll write down 4 plus y। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे इसको सॉल्यूशन 4 as it is, y plus y मिलके हो गया 2y, that is equal to 14, 4 यहाँ से वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y is equal to 14 minus 4, आपको मिलेगा 2y is equal to 10, therefore y is equal to 10 divided by 2, क्योंकि 2 क्या है मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड, then 2 5 are, तो फाइनली जो आपको y मिला दैट इज y इक्वल टू 5। क्या मिला आपको, y इज इक्वल टू 5। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है ये y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3, जो हमने क्या किया है अपने आप इस सेकंड में इक्वेशन में से डेवलप किया है। ठीक है, तो हम लोग ये y की वैल्यू इसमें रखेंगे। याद रखना हमेशा आपका जब ये एक आंसर आ जाता है तो वो आंसर हमेशा किस में रखना है, जो थर्ड इक्वेशन आपने डेवलप की है उसी में रखना है। ठीक है, तो यहाँ ये वाला आंसर हम यहाँ रखेंगे, तो क्या आएगा, पुट द, हमेशा स्टेटमेंट लिखिए दैट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यानी कि थर्ड इक्वेशन में हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमें क्या मिलता है, देखिए इक्वेशन हमेशा पहले लिखो, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, हमें लिखना है y की जगह, तो यहाँ आएगा x इक्वल टू 4 प्लस वाई की प्लेस में लिखेंगे 5, therefore x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 हो गया 9। So this way you will get answer x equal to 9 and y equal to 5। अब एक बात अच्छे से याद रखिए, हम यहाँ कर रहे हैं जो है क्या हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम यहाँ पर जो भी पॉइंट हम फाइंड करते हैं वो क्या होता है, ग्राफिकली वे से देखा जाए तो वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जो हमें ग्राफ में प्लॉट करना पड़ता है। तो इसलिए आई ऑलवेज एडवाइस कि आपके जब x और y के आंसर आ जाए तो हमेशा उन्हें ऑर्डर पेयर में लिखिए, मतलब कैसे, इस तरह से, thus xy इज इक्वल टू 9, क्योंकि हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले आता है तो पहले x का आंसर 9,5, ठीक है, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी मेथड से बस हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यही है, आपको हर बार क्या करना है, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको दो इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन जो कि इजी हो सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हमने इसमें से सेकंड में से ये इक्वेशन बनाई थी, उसे रखा इक्वेशन 1 में, सॉल्व करके एक आंसर आया, वो आंसर हमने वापस थर्ड इक्वेशन में रखा एंड वी विल गेट द सेकंड आंसर। बस यही मेथड से आपको सॉल्व करना है, राइट। अब इसके अलावा हम एक सम और करते हैं, ठीक है, तब तक आप इसे लिख लीजिए।
ओके, हम एक सम और करते हैं तो थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही एक और सम, ठीक है, वन मोर। अब यहां मैंने वैल्यू लिखी आपकी 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन जाएगा आपका ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ये जनरलाइज फॉर्म में नहीं है, यानी फ्रैक्शन में है। हमें क्या करना है, उससे कन्वर्ट करना है जनरलाइज फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, यहां हम लेंगे एलसीएम। यहां पर इधर 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई हो गया ऊपर नीचे 3 से, और यहां हो गया 2 से। सेम टू सेम यहां पर हो जाएगा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई एंड हियर मल्टीप्लाइड बाय 3। तो देखिए नई इक्वेशन जो बनेगी वो क्या होगी। सबसे पहले लिख रहा हूं ओवरऑल इक्वेशन 3 3 is 9, तो आगे आपके पास 9x डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 2 is 10 यानी 10y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -2। इसको कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा 9x - 10y इज इक्वल टू 6 एलसीएम में 6 सामने जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 तो बन जाएगा 6 2 is 12 विद माइनस साइन। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर 3। अब हम जो सेकंड है उसको भी सॉल्व करेंगे और लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो यहां देखिए अपना क्या कैलकुलेशन आता है, ये है हमारा 2x डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 13/6। अब आप एलसीएम जो निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैं लिखता हूं 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 13/6। 6 और 6 कैप कट हो गया, बचा आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में से क्या करना है, एक वैल्यू इक्वेशन बनानी है, दैट विल बी योर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, ठीक है। तो आप यहां देखिए ये प्लस में, ये है माइनस में, ठीक है। अब आप इसमें से जो भी चाहे वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। ये वैल्यू है जिसमें 9 10 12 है और ये 2 3 13 है। ये थोड़ी छोटी लग रही है तो चलो इसमें से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहां से नई इक्वेशन बनाता हूं और लिखता हूं 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, x निकालना है तो 2 भी सामने ले जाना पड़ेगा। देन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। इसको चलो मैं नाम देता हूं 5। काफी सारे नाम हो गए, 1 2 3 4 5, नो प्रॉब्लम। अब ये जो 5 इक्वेशन है ये हम कहां रखेंगे, इन द थर्ड नंबर, क्योंकि ये फोर्थ से बना है तो कहां जाएगा, थर्ड पे जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहां रख देंगे। तो हम मैंने आपको पहले कहा स्टेटमेंट आर कंपलसरी, तो पहले लिखो यहां पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। जो 5 है वो 3 में रखना है, ठीक है। पहले थर्ड की वैल्यू लिख देते हैं। हमारे पास है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। x की जगह हमें ये रखना है तो क्या आएगा 9, x की प्लेस पे आएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -12। तो यहां हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहां हो जाएगा एलसीएम 2, तो यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 9 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 9 से कितना आएगा, टेबल याद रखना है बहुत अच्छे से। 39 आएगा 117 और ये है माइनस 9 3 हो गया 27y, ये माइनस था 10 2 तो हो गया 20y होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -12। क्या आएगा, -12। मैं फिर से बता दूं, मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया अंदर 13 9 117 प्लस माइनस माइनस 9 3 27y, ये माइनस और एलसीएम लेने की वजह से 10 2 हो गया 20y। डिनोमिनेटर में 2 बचा, सामने है -12, 2 का मल्टीप्लाई सामने हो जाएगा। ओके, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 117 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -47y इज इक्वल टू -24। 12 2 क्या हो गया 24। अब ये वैल्यू जो है आप उसको सामने ले जाइए, क्या मिलेगा आपको, -47y इज इक्वल टू -24। ये प्लस था तो वहां जाके -117, दोनों को ऐड करते हैं। -47y इज इक्वल टू, ऐड करो, 7 + 4 हो गया 11, कैरी 1 2 3 4 एंड 1, यानी आपके पास क्या आ गया 141, ठीक है।
ये हुआ माइनस में क्योंकि बिगर वैल्यू माइनस से, इसलिए अब दोनों के माइनस माइनस कट गए। अब आपको मिला y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाय 47। अब यहाँ पर कैलकुलेशन की बात आ गई है। 47 3 सा चेक करें फ्रेंड्स क्या आता है, तो 3 7 जा 21 कैरी 2 3 4 जा 12 प्लस 2 14, यानी बिल्कुल सही 47 3 सा आएगा, तो आपको आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 3, यानी हमारा एक आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे टू गेट द आंसर ऑफ x। तो उसके लिए हम लोग, मैंने कहा हमेशा स्टेटमेंट्स और कंपल्सरी, तो लिखिए यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, यानी क्या करनी है, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या लिखते हैं, चलो पहले इक्वेशन लिखते हैं, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। यहां पर y की जगह रखना है 3, तो आपको मिलेगा यहां पर x इक्वल टू 13 माइनस 3 और अंदर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 2। 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4, तो आएगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा, तो फाइनली आपका x इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो आपके पास दोनों आंसर है, x भी है y भी है। अब मैंने जैसा कहा था पहले, इसे अपने ऑर्डर पे भी लिख दीजिए, तो आपको फाइनल आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, thus xy is equal to पहले x कोऑर्डिनेट 2,3, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स बिल्कुल इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप अच्छे से मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तो कोई मिस्टेक आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब आप इसे लिख लीजिए और उसके बाद मैं आपको कुछ सम्स दे रहा हूं। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने सबसे पहला मेथड जो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हमने समझा। अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा अपने काम की तरफ। अब हम देखते हैं कुछ थोड़े सम्स मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं वर्कशीट में। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, टोटल 10 सम्स है आपके पास। इस 10 सम्स के अंदर आप अगर इनको अच्छे से प्रॉपर प्रिपरेशन से आप सॉल्व करोगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है x plus y equal to 7 and 5x plus 12y equal to 7। सेकंड आता है 5x minus 3y equal to 1 and 2x plus 5y equal to 19। थर्ड नंबर 2x minus y plus 3 equal to 0 and y equal to 2x minus 3 by 2। फोर्थ क्वेश्चन है 2x minus 3y equal to minus 11 and 4x minus 6y plus 22 equal to 0। फिफ्थ नंबर 3x plus y plus 1 equal to 0 and 2x minus 3y plus 8 equal to 0। सिक्स्थ नंबर 8x minus 3y equal to 1 and 34x minus 3y equal to 14। सेवंथ नंबर x plus 8y equal to 19 and 2x plus 11y equal to 28। 8 नंबर है 2x plus 3y equal to 7 and 6x plus 9y equal to 23। 9 नंबर x plus 11y equal to 1 and 8x plus 13y equal to 2। and the last number 8x plus 5y equal to 9 and 3x plus 2y equal to 4। ये सारे के सारे सम जो मेथड से मैंने आपको समझाए हैं, आप उसी मेथड से प्रॉपर्ली करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको इस सम के आंसर मिल जाएंगे। आपको इनके जो आंसर हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आपके आंसर सही होंगे तो मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, और फाइनली अगर आपसे जितने हो पाते हैं उतने ट्राई कीजिए, फिर एट लास्ट में उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आंसर की भेज दूंगा। ठीक है, तो बस यहाँ हम लोग इसी को स्टॉप करते हैं। आप अगले लेक्चर में दूसरा मेथड यानी कि इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद जो सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, वो होगा हमारा अगला लेक्चर। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।